हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के बारे में, जो कि एफसीआरए एक्ट है जो 2010 में आया था। तो आज हम समझेंगे कि ये अभी न्यूज़ में क्यों है और इससे रिलेटेड क्या भी जो भी टॉपिक्स हैं। तो वाई न्यूज़। तो रिसेंटली अभी क्या है, अभी हम लोग सभी न्यूज़पेपर वगैरह में देख रहे होंगे कि जो मिशनरीज़ ऑफ चैरिटी मदर टेरेसा का जो एनजीओ है ये न्यूज़ में बना हुआ है। क्योंकि इसका जो एफसीआरए लाइसेंस है, रजिस्ट्रेशन, इसको कैंसिल कर दिया गया था। तो ये यही चीज़ है कि रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज़ कैंसल द एफसीआरए 2010 रजिस्ट्रेशन ऑफ वेरियस एनजीओज़। तो एनजीओज़ क्या होते हैं? ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो कि एक तरह से समाज सेवा का काम करते हैं। ठीक है। तो सस्पेंशन ऑफ एफसीआरए लाइसेंस मीन्स दैट द एनजीओ कैन नो लॉन्गर रिसीव फ्रेश फॉरेन फंड्स फ्रॉम डोनर्स पेंडिंग अप्रूव्ड बाय द होम मिनिस्ट्री। तो ये जो एफसीआरए रेगुलेशन आया है ये होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आया है। तो हम समझेंगे कि ये एफसीआरए रेगुलेशन मतलब ये किस चीज़ के लिए होता है, क्यों होता है। तो देखिए, ऐसा होता है कि जो भी फॉरेन जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं या फिर फॉरेन कोई भी, अगर कोई एक पर्सन भी हो सकता है, कोई एक इंस्टीट्यूशन भी होता है, ये एक दूसरे देशों में, जैसे अमीर देश हैं, ये गरीब देशों में, जो गरीब देशों में या फिर कोई भी डेवलप्ड कंट्रीज़ में, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में, ये क्या करते हैं, एक वॉलंटरी बेसिस पे समाज सेवा का जो काम करते हैं, तो इंस्टीट्यूशन को ये दान देते हैं। तो फॉरेन जो फंड्स आते हैं तो इन पे अब एक तरह से ऐसा होता था कि जैसे मान लो अगर हमें कहीं पे कोई डेवलपमेंट का काम करना है तो वहाँ पे कुछ एनजीओज़ आ जाते थे। तो एनजीओज़ जिनको फॉरेन फंडिंग होती थी, तो फॉरेन मतलब दूसरे देश के लोग जो चाहते, इसमें ना कई जियोपॉलिटिक्स ताकतें भी इन्वॉल्व हो जाती थी। तो उनका क्या मकसद होता था कि जैसे इस देश में ये काम ना हो, यहाँ की गतिविधियाँ रुके, तो एक तरह से इन एनजीओ को फंड करते थे। और एनजीओ फिर क्या करते थे कि एनवायरमेंटल क्लियरेंस के नाम पे और जानवरों को खतरा हो रहा है, इन सब चीज़ों के नाम पे वहाँ पे एक तरह से डेवलपमेंट को रोकने का काम करते थे, है ना, हिंड्रेंस पैदा करते थे। तो किस तरह से, जैसे कहते हैं ना अड़बंगा लगाना, तो वो चीज़ करते थे। तो इस तरह की चीज़ों को रोकने के लिए फिर उस वक्त जब ये चीज़ें मतलब हमारी भारत सरकार को ये ज़रूरत महसूस हुई कि इस तरह की जो फॉरेन फंडिंग आ रही है, इस पे एक चेक एंड बैलेंस का काम करने के लिए, तो एक एफसीआरए, एक ये जो इंस्टीट्यूशन है ये होना चाहिए। तो ये 2010 में पिक्चर में आया। तो एफसीआरए इज़ मैंडेटरी फॉर द एसोसिएशंस एंड एनजीओज टू रिसीव फॉरेन फंड्स। तो अब भाई इसके बाद से क्या हो गया कि अब जो भी फॉरेन फंड्स हमारे देश में आएंगे उसको कौन चेक करेगा? एफसीआरए चेक करेगा। तो जो भी एनजीओज और जो भी एसोसिएशंस ये एफसीआरए के अंडर रजिस्टर्ड हैं, केवल वही फॉरेन फंड्स को अवेल कर सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं कर सकता। तो न्यूज़ में भी क्या, एक वडोदरा बेस्ड जो एनजीओ था वो न्यूज़ में था। इसका क्या काम, मतलब ये क्यों न्यूज़ में आया? क्योंकि अभी जैसे ये एंटी जो सीए प्रोटेस्ट हो रहा था पिछले साल, तो इसमें क्या हुआ, प्रोटेस्ट हो रहा था। अब देखिए, जो भी प्रोटेस्ट होता है, अगर आम जनता अगर इस प्रोटेस्ट को करती है, अगर उसके सच में ग्रीवांसेस हैं, उसकी जो भी उनके कंसर्न्स हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, अगर वो गुस्से में भी हैं तो ठीक है, वो प्रोटेस्ट करेंगे तो कुछ दिन तक करेंगे। लेकिन महीनों महीनों प्रोटेस्ट को उसी तरह से सस्टेन रखना और हमारे देश की इंस्टीट्यूशन को रोके रखना, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई और भी इन्वॉल्व है। तो इनकी एक तरह से फंडिंग होती है। तो ये विदेशी जो पैसे आते थे, तो ये बड़ोदरा बेस्ड एक एनजीओ था जिसका ये एंटी सीए प्रोटेस्ट में ये क्या कर रहा था, फंडिंग कर रहा था। और इसने एक तरह से ये जो कन्वर्जन करा रहे थे, तो इस कन्वर्जन के केस में भी इसका नाम आया था। तो इसलिए इन सब चीज़ों पे नकेल कसने के लिए एफसीआरए। और एक नया न्यू होप फाउंडेशन था जो तमिलनाडु में था, ये क्रिश्चियन मिशनरी मिशन था। और मिशनरीज़ ऑफ चैरिटी पे भी, जो मदर टेरेसा का जो ऑर्गेनाइजेशन है, इस पे भी, जो एनजीओ है सॉरी, इस पे भी ये भी न्यूज़ में था। ठीक है। तो अब हम आगे इसको समझते हैं कि ये जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट था ये 2010 में आया। तो इसके क्या क्या प्रावधान थे, जो जो इसमें प्रोविजंस थे। तो फॉरेन फंडिंग ऑफ पर्सन्स इन इंडिया इज़ रेगुलेटेड अंडर एफसीआरए एक्ट, जिसको हम पढ़ चुके हैं। और ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? ये होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं, जो गृह मंत्रालय इसको देखता है। तो इंडिविजुअल्स आर परमिटेड टू एक्सेप्ट फॉरेन कंट्रीब्यूशंस विदाउट द परमिशन ऑफ एमएचए। तो इसमें क्या था कि जो इंडिविजुअल, जैसे एक एनजीओ के लिए, एसोसिएशंस के लिए तो एफसीआरए था, लेकिन इंडिविजुअल्स के लिए, अगर मान लो अगर मैं खुद हूँ और मुझे अगर फॉरेन फंडिंग चाहिए, तो मुझे अगर कोई फॉरेन फंडिंग देता है तो मुझे इसके लिए मतलब एफसीआरए पे जाके खुद को रजिस्टर नहीं करना होगा। लेकिन इसमें एक क्या है, एक बैलेंस, चेक एंड बैलेंस है। वो क्या है कि मुझे केवल 25,000 तक जो रुपए हैं वो ही मैं एक्सेप्ट कर सकती हूँ फॉरेन कंट्रीब्यूशन के तहत, इससे ज़्यादा नहीं। तो इंडिविजुअल को कितना परमिट है? केवल 25,000 का, विदाउट एनी रजिस्ट्रेशन। ठीक है। फिर the act ensures that the recipient of foreign contribution adhere to the stated purpose for which such contribution has been obtained। मतलब सही चीज़ है। अगर हमें ये चीज़, ये जो फॉरेन एनजीओज वगैरह होते हैं, ये किस चीज़ में, और ये जो फॉरेन फंडिंग होती है, इसके लिए प्रावधान किया गया है कि ये सिर्फ
कुछ 2-4 चीज़ों पे ही मतलब फंडिंग कर सकते हैं, जिसमें से जैसे सोशल मैटर का अगर कोई भी मुद्दा है तो उसमें फंडिंग कर सकते हैं। एजुकेशनल है, जैसे कि कई सारी बिल गेट्स का जो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है, ये गरीब ये जो पिछड़े आदिवासी एरिया में ये लोग एजुकेशन और ये सैनिटाइजेशन इन सब चीज़ों पे काम कर रहे थे। रिलीजियस पर्पसेस के लिए भी ये फॉरेन फंडिंग हो सकती है, और फिर एक इकोनॉमिक पर्पस के लिए हो सकती है, और कल्चरल पर्पस के लिए भी हो सकती है कि मतलब हमें सांस्कृतिक कोई भी चीज़, अगर किसी भी चीज़ को बढ़ावा देना है तो ये कुछ 3-4 मुद्दे होते हैं कि जिनके लिए फॉरेन फंडिंग हो सकती है, इनके अलावा और नहीं होते, ठीक है। तो द एक्ट इंश्योर्स दैट द रेसिपिएंट ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन एडहेयर टू द स्टैंड। तो मतलब यही चीज़ है कि जिस पर्पस के लिए वो एनजीओ है, जिस पर्पस के लिए पैसा लिया जा रहा है, तो ये इंश्योर करना है कि वो पैसा उसी चीज़ पे, उसी मतलब मीन्स पे, उसी कॉज के लिए खर्च किया जा रहा है। उसके अलावा अन्यथा उसके मतलब किसी और चैनल पे नहीं कि मतलब ये दूसरी देश विरोधी गतिविधियों के लिए उसको लगा दिया जाए। तो इस जगह कौन आता है, ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, एक तरह की रेगुलेटरी बॉडी है, ठीक है। फिर अंडर द एक्ट ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर देमसेल्व्स एवरी 5 ईयर्स। तो इसके अंतर्गत क्या किया गया था कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ये हर 5 ईयर्स में, अब ऐसा तो है नहीं कि एक बार आपने रजिस्टर करा दिया और फिर ज़िंदगी भर के लिए फुर्सत, तो इसके लिए क्या है कि हर 5 साल में आपको खुद को फिर से री रजिस्टर करना होता है। तो अच्छा, अब ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि भाई ये कैसे हमें पता चलेगा कि ये जो फॉरेन फंडिंग आ रही है ये किसको कितने पैसे आए, किसको कितना क्या है। तो देखिए इसमें एक प्रावधान ये भी होता है, जैसे हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं ना, तो उसी तरह इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में क्या होता है कि भाई हम 1 साल बाद हमने जितना टैक्स भरा तो हम उसके साथ एक अपना एक रिसिप्ट भी देते हैं कि हमारी इस 1 साल में इतनी हमारी इनकम हुई थी और इस पे हमने इतना टैक्स, इतना रिटर्न भरा है। तो इसी तरह इनका भी एक प्रावधान होता है कि एनजीओज़ को ये अपना एक हर साल का एनुअली अपना दिखाना होता है कि हमें इतना इतना फॉरेन फंडिंग आई और हमने इतनी इतनी चीज़ें अपनी इस डोमेन में हमने खर्च किया है। तो अब ये ठीक है। तो अब फॉरेन कंट्रीब्यूशन, अब ये कोई भी एक्ट बनाओ उसमें कहीं ना कहीं से लूप होल्स ढूंढ ही लिए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें भी ढूंढ लिया गया। तो इसी एक्ट को फिर आगे कई बार इसको अमेंडमेंट किया गया है। तो इस फॉरेन कंट्रीब्यूशन इस एक्ट को 2020 में एक बार फिर से अमेंडमेंट किया गया था। अच्छा, इसमें ये भी था कि इसमें जो 5-6 चीज़ें एक्स्ट्रा जोड़ी गई थी, उसमें एक चीज़ ये थी कि प्रोविज़न टू एक्सेप्ट फॉरेन कंट्रीब्यूशन। तो इसमें एक प्रोविज़न ये किया गया कि भाई कौन ये फॉरेन कंट्रीब्यूशंस को एक्सेप्ट कर सकता है। तो एसोसिएशंस क्या था, एनजीओज़ के लिए था, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए था, लेकिन ये था कि कोई भी प्राइवेट मेंबर, जैसे कि कोई जो गवर्नमेंट सर्विस होल्ड करता है, जैसे कि कोई एमपी है, कोई एमएलए है, कोई सुप्रीम कोर्ट का जज है या हाई कोर्ट का जज है, कोई इस तरह का कोई भी बंदा, मतलब वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट नहीं कर सकता। लेकिन ये एमपी एमएलए तो नहीं कर सकते। लेकिन 2017 में इसमें अमेंडमेंट एक और किया गया था, उसमें ये था कि पॉलिटिकल पार्टीज एक्सेप्ट कर सकती हैं। तो मतलब पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये छूट दी गई, क्योंकि देखो जो हमारे एनआरआई होते हैं, जो बाहर होते हैं, नॉ एनआरआई हो गए, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया हो गए, तो ये इनका क्या है, इनका तो भारत से जुड़ाव होता ही है। तो ये जो अगर बड़े बड़े बिजनेसमैन्स होते हैं तो ये चाहते हैं कि वो देश की पॉलिटिक्स में जो चुनाव आने वाले हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को सपोर्ट करें। तो अगर वो देते हैं तो वो भी तो फॉरेन में रह रहे हैं, तो वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन के तहत आएगा। तो इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये मतलब छूट दे दी गई कि इस तरह के लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ को दे सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि कोई बाहर का, ये नहीं कि अगर बिल गेट्स चाहें तो वो भारत के चुनाव में वो मतलब पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दे सकें, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं। केवल वही एनआरआई दे सकते हैं, जैसे कोई भी वैसी फॉरेन कंपनी दे सकती है जिसमें 50% जो हिस्सेदारी है वो किसी भारतीय की है ऐसा कोई इस तरह से। तो अगर होगा तो मतलब कोई, मान लो एलॉन मस्क का मतलब हुआ कि हम अगर किसी एक पार्टी, किसी भी पार्टी को, हम किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहते, तो किसी भी पार्टी को अगर एलॉन मस्क का मन हुआ कि अगर हम यहाँ पे अपनी कंपनी लाएंगे तो हमें ये पार्टी फेवर करेगी, तो हम इस पार्टी को मतलब वो कर देते। तो ये एक तरह से तो क्या हुई, ये तो फिर चुनाव ही हमारे देश का वो क्या हाईजैक कर लिया गया, ठीक है। तो एक चीज़ ये फर्स्ट पॉइंट हमने समझ लिया। फिर ट्रांसफ़र ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशंस, तो ये है कि ऐसा नहीं है कि अगर एक एनजीओ को फॉरेन कंट्रीब्यूशन आ गया, उसने अपना बढ़िया सब कुछ एकदम अपनी बैलेंस शीट एकदम क्लीन क्लीन दिखा दी, तो अब ऐसा नहीं हो सकता कि वो ये सब करने के बाद तो उसके पास अगर पैसा आया तो उसे ही खर्च करना है। ये नहीं कि ये किसी और को ट्रांसफ़र कर दे, किसी थर्ड पार्टी को, कि अब जाओ इस पैसे को आप खर्च करो। तो ये चीज़ होनी से रही, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा था एफसीआर अकाउंट। अगर कोई इस पर रजिस्ट्रेशन करता है तो उसका एक अकाउंट होगा एफसीआर से रिलेटेड, ठीक है। मतलब ये जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन, ये जो एक्ट है, इसके अंतर्गत उस अकाउंट को रजिस्टर करना होगा, और जो पैसा आएगा वो सिर्फ इसी अकाउंट में आएगा। ऐसा नहीं कि हमने रजिस्टर कर रखा है ये अकाउंट और हम पैसा मंगा रहे हैं अपने दूसरे अकाउंट पे, ये चीज़ नहीं चलने वाली, ठीक है। नंबर 4 था रिडक्शन इन यूज़ ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस। अच्छा, ऐसा भी करते थे लोग बाग कि क्या होता था, जैसे एनजीओ है और उसने दिखाया कि मान लो हमें 100 करोड़ मिले फॉरेन कंट्रीब्यूशन में, ठीक है।
जो भी फ़ॉरेन से हमारे पास पैसा आया, तो वो दिखा देते हैं कि इसमें से मान लो 80% पैसा उन्होंने ये दिखा दिया कि हमारे लाइट के बिल में आ गया, हमारे बिजली के खर्चे में आ गया, हमारे जो वॉलंटियर्स थे मतलब उनको पैसा देने में लग गया, हमारे ट्रांसपोर्टेशन में लग गया। तो ऐसा नहीं भाई, अगर आपको ये पूरा मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा दिखा दिया कि तो फिर वही आपका मतलब एनजीओ चलाने का मतलब ही क्या हुआ? जब आपने ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मतलब एनजीओ तो आपने फिर दिखाने के लिए ले रखा है, आप केवल पैसे की हड़प कर रहे हो। तो इसलिए क्या था कि आप केवल 20% ये प्रावधान किया गया कि आप केवल 20% पैसा पैसा जितना आ रहा है उसको एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ में यूज़ कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट था आधार फॉर रजिस्ट्रेशन, यानी इसमें ये कहा गया था कि जितने भी उस एनजीओ में या फिर उस एसोसिएशन में जितने भी डायरेक्टर हैं, जितने भी की पोजीशन होल्डर मतलब जो लोग जो मेन व्यक्ति हैं, उनका सबका आधार लिंक किया जाएगा। अब आधार लिंक किया गया तो मतलब इससे क्या है कि उनकी आईडी उसमें आ गई। अब उनकी आईडी आ गई तो अब कोई भी गलत काम करेंगे तो उससे पहले 100 बार सोचेंगे कि भाई हमारी आईडी, हमारी जो आइडेंटिटी है वो स्टिक पे लगी हुई है, ठीक है। और सरेंडर ऑफ सर्टिफिकेट, यानी कि जो भी आपका सर्टिफिकेट होगा आपके एसोसिएशन का, वो आपको मिनिस्ट्री में सबमिट करना होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इससे रिलेटेड जो भी इशूज़ थे उन इशूज़ के बारे में हम पढ़ लेते हैं कि इट प्रोहिबिट्स द रिसिप्ट ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन फॉर एनी एक्टिविटीज़ डेट्रीमेंटल टू द नेशनल इंटरेस्ट। अब ये भी कहा गया था कि एफसीआरए इसलिए किया गया था कि नेशनल इंटरेस्ट में जो भी चीज़ मतलब बाधा बनेगी उसको इसमें एड्रेस किया जाएगा। द एक्ट ऑल्सो हेल्ड दैट द गवर्नमेंट कैन रिफ्यूज़ परमिशन इफ इट बिलीव्स दैट द डोनेशन टू द एनजीओज विल एडवर्सली अफेक्ट पब्लिक इंटरेस्ट और द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट। तो इसमें ये मेंशन किया गया था कि अगर पब्लिक इंटरेस्ट और इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट को हिंडर करता है तो एक्ट क्या करेगा, उस एनजीओ को या फिर उस संस्था को बंद कर देगा। तो इसमें दो कंसर्न्स आते हैं भाई, क्या एक कंसर्न आता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन का, और दूसरा आता है राइट ऑफ फ्री स्पीच का। मतलब अगर इस तरह से पब्लिक, क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट को क्या है उसको डिफाइन नहीं किया गया है, तो पब्लिक इंटरेस्ट में क्या आता है? पब्लिक इंटरेस्ट में कई सारी चीज़ें आती है। मतलब गवर्नमेंट किसी भी चीज़ को बोले कि नहीं नहीं ये पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, ये हमारे देश के हित में नहीं है, तो इसको हम बंद कर देंगे। तो इससे क्या है फ्रीडम, इससे क्या है एनजीओज अगर गवर्नमेंट के खिलाफ बोलेंगे तो बोलने से पहले 100 बार सोचेंगे कि अगर हमने ऐसा बोल दिया तो कहीं ये हमारा एनजीओ बंद ना कर दे। तो ये एक तरह से किस पे आघात है? ये राइट टू फ्री ऑफ स्पीच, ये जो फ्री स्पीच है इस पे आघात किया गया, ठीक है। तो इस तरह के कंसर्न हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक्ट गलत है कि क्या है, हमें जो कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस करना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वे फॉरवर्ड यानी आगे की राह क्या होनी चाहिए। तो ये चीज़ तो हमें पता है कि एनजीओज़ जो होते हैं ये कई चीज़ें ऐसे होते हैं जो मतलब ऐसा नहीं है कि सारे एनजीओज़ ख़राब होते हैं, कई एनजीओज़ ऐसे होते हैं कि जो कि वेलफेयर का काम करते हैं, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं कि एक्सेसिव रेगुलेशन ऑन फॉरेन कंट्रीब्यूशन में अफेक्ट वर्किंग ऑफ द एनजीओज़। और अगर हम बहुत ज़्यादा रेगुलेशंस लगा देंगे तो ऑब्वियसली उनकी वर्किंग को अफेक्ट करेगा, विच आर वेरी हेल्पफुल इन द इम्प्लीमेंटिंग गवर्नमेंट स्कीम्स एट द ग्रास रूट लेवल। क्योंकि ये जो गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं इनको ग्रास रूट लेवल पे ये हेल्प करते हैं, क्योंकि अगर ग्रास रूट लेवल पे तो मतलब गवर्नमेंट आके देख नहीं रही है कि क्या है, तो अगर इसमें कुछ खामियां भी होती हैं तो ये एनजीओ आके मतलब गवर्नमेंट को बताते हैं कि देखिए यहाँ पे आपने जो स्कीम लागू की है उसमें इतनी इतनी कमियाँ यहाँ पे की जा रही हैं, यहाँ ये पूरी तरह से लागू नहीं हुई है। तो दे विल फिल द गैप्स वेयर द गवर्नमेंट फील्स टू डू देयर जॉब्स। तो ये एक तरह से गैप फिलिंग करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, द रेगुलेशन शुड नॉट हैम्पर शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज इज एसेंशियल टू द फंक्शनिंग ऑफ अ ग्लोबल कम्युनिटी एंड शुड नॉट बी डिस्करेज्ड अनलेस देयर इज अ रीजन टू बिलीव द फंड्स आर बीइंग यूज्ड टू एड इलीगल एक्टिविटीज़। मतलब अगर ग्लोबल कम्युनिटी के लिए कुछ चीज़ की जा रही है जो नेशनल बाउंड्रीज़ को पार करके किसी चीज़ को मतलब एक कॉज को सपोर्ट कर रही है, तो इसको रोकना, इसको डिस्करेज करना एक गलत चीज़ होगी, अनलेस कि वो जब तक किसी इलीगल एक्टिविटी में लागू मतलब व्रत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से एक पॉजिटिव नोट पे हम इसको छोड़ते हैं कि हर चीज़ पूरी तरह से बुरी नहीं होती, हर चीज़ पूरी तरह सही नहीं होती, तो उसमें चेक्स बैलेंस लगाने की ज़रूरत भी होती है। और राष्ट्रहित ही सर्वोपरि होता है, इसलिए राष्ट्रहित के लिए हमें ये सब चीज़ें करनी होगी। तो चलिए